गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे ग्रामर का एक नया पाठ पद परिचय प्रारंभ करेंगे। आज हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या है और हम ये कैसे कर सकते हैं। बस जनरल बात है ना कि पद परिचय कैसे दे सकते हैं। पद परिचय दो शब्दों से बना है, पद से और परिचय से। तो हम पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ जानेंगे कि पद क्या है और परिचय क्या है। तो आज शुरू करें हमारा पाठ। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना जरूरी है ना, कि ये पद है क्या। तो सबसे पहले तो बेटा शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कमल, कमल शब्द है ना। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मैंने कमल बोला है तो उसका अर्थ है एक फूल का नाम या एक लड़के का नाम, है ना। पद क्या होता है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, है ना। अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ कमल, लेकिन जब मैंने बोला कमल खाना खा रहा है तो वहाँ जो कमल है बेटा वो उस वाक्य में प्रयोग में आ गया है, और वाक्य में प्रयोग में आया साथ ही उसका व्याकरण की दृष्टि से महत्व है, तो वो कमल बेटा पद है। ओके। राम, पत्र, पढ़ना ये सारे शब्द हैं। राम अलग शब्द है, पत्र एक शब्द है, पढ़ना सबका अर्थ है। राम एक बॉय का नेम है, पत्र एक वस्तु का नाम है, पढ़ना एक क्रिया का नाम है। सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हमने इसको इस तरह से जमाया, राम पत्र पढ़ता है ना। तो और राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में इन तीनों शब्दों का अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ओके। कि जब शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग कर लें और उनका व्याकरण की दृष्टि से कोई नाम हो जाए तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। अब राम ने पत्र पढ़ा, जब मैंने सिर्फ राम बोला तो राम एक संज्ञा शब्द है और ज़्यादा से ज़्यादा तुम कह सकते हो एक बॉय का नाम है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो नाम है। लेकिन राम ने पत्र पढ़ा, यहाँ पर ये वाक्य में आया और वाक्य का कर्ता है, तो व्याकरण की दृष्टि से इसका क्या महत्व हो गया? कर्ता। ओके ना। ऐसे ही पत्र पढ़ता है, पत्र पहले एक वस्तु का नाम है, ओके, लेकिन राम पत्र पढ़ता है, यहाँ पर पत्र बेटा कर्म है, फिर व्याकरण की दृष्टि से इसका महत्व बन गया। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं और उनका व्याकरण की दृष्टि से महत्व बढ़ जाता है तो वे पद कहलाने लगते हैं। ओके। अब मैं सोनिया हूँ, ओके ना। अब मुझे कोई कहे अपना परिचय दो, तो मैं सोनिया हूँ, मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, मैं बिरला शिक्षा केंद्र में हिंदी पढ़ाती हूँ। ओके। और मेरा प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद है, मेरे प्रिय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। ये मेरे सारे परिचय हैं। अब मैं स्त्रीलिंग हूँ, मैं एक वचन हूँ ना। तो ये मेरा परिचय है, मैंने मेरा परिचय दिया, मैं चित्तौड़गढ़ में रहती हूँ, ओके। और मैंने अपनी विद्या भिलवाड़ा से पूरी की है, अपनी शिक्षा। ये सारे मेरे परिचय की बातें। तो जब मैंने अपने बारे में कुछ बताया वो मेरा परिचय है, ओके। कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो इंट्रोडक्शन परिचय है बेटा। तो ऐसे ही जब हम पद के बारे में कुछ बताएंगे, पद का परिचय देंगे, तो वो पद परिचय है, ओके। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है ना। कि शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं वे पद कहलाते हैं और पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है, ओके। अब सबसे पहले मैडम ने बोल दिया व्याकरणिक परिचय है क्या? ये व्याकरणिक परिचय वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद
व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी है? अगर विकारी है तो उसका भेद, उसका उपभेद, उसका लिंग, उसका वचन, उस पुरुष, काल, कारक, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अविकारी शब्द है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध, ये बताना व्याकरणिक संबंध, पद परिचय है। ओके, अब यहाँ पर दो मोटे मोटे शब्द मैंने यूज लिए हैं, विकारी और अविकारी, है ना। तो सबसे पहले तो कि पद परिचय जब हम देते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। विकारी और अविकारी पर भी हम आते हैं बेटा। संज्ञा, तीनों भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध लिखना पड़ता है। सर्वनाम में भी हमें सर्वनाम के भेद, उसका पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध लिखना पड़ता है। विशेषण में हमें विशेषण का भेद लिखना पड़ता है, लिंग लिखना पड़ता है, वचन और उसका विशेष्य लिखना पड़ता है। क्रिया में हमें क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख करना पड़ता है। क्रिया विशेषण में हमें क्रिया विशेषण का भेद, उसकी विशेषता जिसकी बताई जा रही है जिस क्रिया की, वो बताना पड़ता है। समुच्चय बोधक शब्द जिन शब्दों या पदों से को मिला रहा है ना, हमने पढ़ा था ना कि दो पदों या शब्दों को मिलाता है, तो वो जिसको मिला रहा है वो बताना पड़ेगा। ऐसा ही संबंध बोधक शब्द है ना, प्रिपोजिशन, तो किसके साथ संबंध बताया जा रहा है ये हमें बताना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक है तो वो कौन से भाव को हमें बता रहा है ये हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो सारे जो शब्द हैं ये जो हमने पढ़े ना बेटा, ये हिंदी के सारे शब्दों के प्रकार हैं। हिंदी में शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। ओके, इन्हीं 9 भागों को, शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। वो अलग अलग वर्ग ही बेटा विकारी और अविकारी शब्द। ओके, विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, एक शब्द है लड़का, संज्ञा शब्द है। जैसे मैंने लिंग बदला लड़की, ओके, मैंने वचन बदला लड़का से लड़के, मैंने कारक बदला लड़के ने, लड़के को, लड़के द्वारा, चेंज आया ना। ऐसे ही संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द है वह संज्ञा शब्द है, लड़की के लिए भी वह है, लड़कों के लिए भी वह है। लेकिन जैसे ही बहुवचन कर दिया तो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा ना। जैसे ही मैंने कारक चेंज किया, एक तो वह खा रहा है, वे खा रहे हैं, है ना, उनके द्वारा खाया गया, खाने वाले वही है, लेकिन जैसे ही हमने बहुवचन किया और कारक चेंज किया, उसके द्वारा, उनके द्वारा हो गया ना। ऐसे ही क्रिया है, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, है ना। लड़का पढ़ता, लड़के पढ़ते, वचन के आधार पर पढ़ा। काल के आधार पर पढ़ता है, पढ़ा था, पढ़ेंगे, काल के आधार पर परिवर्तन है ना। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल इनके कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, ठीक है ना, ये सारे विकारी शब्द, मतलब इन चारों में परिवर्तन होगा। ओके, और दूसरा होता है हमारे अविकारी शब्द। अब विकारी मतलब परिवर्तन, अ लगा दिया तो अ मतलब नहीं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते। जैसे मैंने एक शब्द लिया बेटा, यहाँ जो क्रिया विशेषण शब्द है विकारी में, वो अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं बेटा, क्रिया विकारी शब्द, ओके ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और
क्रिया विकारी शब्द हैं, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। ओके। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 आते हैं। मैंने कहा ना 9 तरह के शब्द होते हैं, 4 तरह के विकारी होते हैं और 5 तरह के अविकारी होते हैं, कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक किसी का प्रभाव नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अभी अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, इसलिए आदि। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। अब देखिए क्रिया विशेषण। लड़का मीठा गाता है, लड़की मीठा गाती है। लड़का प्रातः उठता है, लड़की प्रातः उठती है ना। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं आज उधर गया था, मैं कल उधर जाऊंगा, हम सब कल उधर जाएंगे। ओके ना। तो प्रातः, अभी, धीरे धीरे, चाहे मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग किया, चाहे मैंने एक वचन बहुवचन किया, चाहे मैंने उधर के लिए आज का समय यूज किया, कल का समय यूज किया, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपको पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द 5 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। ओके। अब पहला है हमारा संज्ञा शब्द। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जब हमें व्यक्तियों के नाम का ज्ञान करवाया जाता है, राम, सीता, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आगरा और जापान, है ना, ये सारे क्या हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, बिरला शिक्षा केंद्र। ओके। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना, प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है जातिवाचक, बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर, बच्चे, लड़के, जानवर, ये जातिवाचक है। तीसरा है भाववाचक, वे सारी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वे भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं बाहर जाकर अगर कहूँ बहुत हरियाली है, मैं जाकर टच करूँगी तो मैं हरियाली को टच नहीं करूँगी, मैं हरे हरे पत्तों को टच करूँगी। हरियाली को तो सिर्फ अपनी आँखों से देख पाऊँगी। ओके ना। बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती, सफाई आदि। द्रव्य पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले कक्षा, सेना, भीड़ आदि भी जातिवाचक में ही आते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्दों संज्ञाओं में रख दिया जाता है। अब देखो बेटा, जब हम संज्ञा का पद परिचय देंगे, जैसे मैंने दिया राम, है ना, तो राम है। अब राम क्या है, जैसे राम खाना खाता है, मैं राम का पद परिचय दे रही हूँ, तो राम, है ना, ये क्या हो गया, संज्ञा, है ना। कौन सी संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक। अब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन। अब राम खाना खाता है, वाक्य में इसका क्या रोल है, कर्ता, तो वाक्य का कर्ता। तो राम खाना खाता है, इसमें राम जो संज्ञा शब्द है इसका क्या परिचय होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ठीक है। ऐसे ही गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ओके। तो ये संज्ञा का पद परिचय है। हम इसे और विस्तृत से समझेंगे। आज आप इस पाठ को यहाँ तक पढ़ें, समझें और कठिनाई होने पर मुझे पूछें।